लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष के हंगामे के चलते कार्यवाही बाधित। दोनों सदन दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित। सदन के कई विधायी कार्य लंबित। राहुल गांधी के विदेश में दिए बयानों पर बीजेपी लगातार हमलावर। स्मृति ईरानी ने कहा, विदेशी धरती पर भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं की धज्जियां उड़ाना बर्दाश्त नहीं। देश से माफी मांगें राहुल गांधी। जमीन के बदले नौकरी मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और मीसा भारती को दी जमानत। 29 मार्च को होगी मामले की अगली सुनवाई। अमृतसर में आज से G20 एजुकेशन वर्किंग ग्रुप की बैठक। 3 दिन तक की शिक्षा में अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने पर होगा मंथन। तोशाखाना मामले में 18 मार्च को अदालत में पेश होंगे पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान। समर्थकों का गिरफ्तारी के विरोध में जबरदस्त हंगामा। और भारत की मेजबानी में आज से दिल्ली में शुरू होगी महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप। 74 देशों के 350 से ज्यादा मुक्केबाज करेंगे जोर आजमाइश। भारत के 12 मुक्केबाजों से पदक की उम्मीद। और आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। विपक्ष के हंगामे की वजह से आज लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने के कुछ ही देर बाद दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। कार्यवाही शुरू होने के बाद विपक्षी दल लगातार हंगामा करते रहे। लोकसभा अध्यक्ष लगातार विपक्ष से सदन की कार्यवाही चलाने में सहयोग की अपील करते रहे। लोकसभा अध्यक्ष ने विपक्ष के सांसदों को वापस अपनी सीट पर जाने की चेतावनी भी दी, लेकिन हंगामा नहीं रुकने की वजह से आखिरकार सदन को 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। वहीं राज्यसभा की कार्यवाही भी दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही सत्ता पक्ष के सांसदों ने राहुल गांधी माफी मांगो के नारे लगाए। वहीं विपक्ष के सांसदों के द्वारा भी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। विपक्ष द्वारा राज्यसभा में 7 श्रेणियों में कार्य स्थगन प्रस्ताव के लिए 11 नोटिस दिए गए थे। राहुल गांधी के विदेश में दिए बयानों को लेकर भाजपा लगातार हमलावर बनी हुई है। आज केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता स्मृति ईरानी ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर तीखे प्रहार किए। स्मृति ईरानी ने कहा कि राहुल गांधी ने एक ऐसे देश में जाकर विदेशी ताकतों का आह्वान किया जिसका इतिहास भारत को गुलाम बनाने का रहा है। स्मृति ईरानी ने कहा कि राहुल गांधी की नफरत प्रधानमंत्री मोदी से हटकर अब भारत के प्रति द्वेष में तब्दील हो चुकी है। विदेशी ताकतों का आह्वान किया जिसका इतिहास रहा है भारत को गुलाम बनाने का। भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं की धज्जियां उड़ाते हुए राहुल गांधी ने यह खेद व्यक्त किया कि क्यों विदेशी ताकतें आकर भारत पर धावा नहीं बोलती। उनका द्वेष प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए भारत के प्रति द्वेष में तब्दील हो चुका है। स्मृति ईरानी ने कहा कि राहुल गांधी ने लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई हैं और संसदीय परंपराओं का अपमान किया है। राहुल गांधी को अपने किए पर देश से माफी मांगनी चाहिए। राहुल गांधी ने भारतीय के अधिकार क्षेत्र पर विदेशी ताकत धावा बोले यह आमंत्रण दिया है। राहुल गांधी ने विदेशी ताकत आके भारतीय संसदीय परंपरा को छिन्न भिन्न कर दें, यह आह्वान किया है। आज मैं राहुल गांधी से कहना चाहती हूं, संसद से भागने की बजाय आकर संसद में माफी मांगे
क्योंकि अपमान उन्होंने देश की संसद, देश की संविधान और देश के वोटर का किया है। हथियारों के मामले में भारत आत्मनिर्भर हो रहा है। हाल ही में आई स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री की रिपोर्ट में इस बात को कहा गया है। साल 2013 से 2017 और 2018 से 2022 के बीच भारत के रक्षा आयात में 11% की कमी आई है। केंद्र की मोदी सरकार हथियारों और रक्षा साजो सामान के मामले में लगातार आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रही है। साल 2013-17 में और 2018-22 के बीच की बात करें तो भारत ने अपने रक्षा आयात में 11% की कमी की है। हाल ही में जारी स्टॉकहोम स्थित सिप्री द्वारा की गई रिपोर्ट में ये बात कही गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि रूसी हमले के बाद अमेरिका और यूरोप से मिली सैन्य सहायता के बाद यूक्रेन पिछले साल दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हथियार आयातक बन गया। साल 2018-22 के दौरान दुनिया के 5 सबसे बड़े हथियार आयातक भारत, सऊदी अरब, कतर, ऑस्ट्रेलिया और चीन थे। रिपोर्ट के मुताबिक 5 सबसे बड़े हथियार निर्यातकों में अमेरिका, रूस, फ्रांस, चीन और जर्मनी शामिल हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2018-22 के दौरान दुनिया के 8वें सबसे बड़े हथियार आयातक पाकिस्तान के आयात में 14% की वृद्धि हुई और चीन पाकिस्तान के लिए हथियारों का मुख्य आपूर्ति करता रहा। भारत के रक्षा आयात में गिरावट का सीधा संबंध भारत में लागू की गई नई रक्षा खरीद प्रक्रिया से है। भारत ने साल 2020 में नई रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया को लागू किया है। DAP 2020 को लागू करने का प्रमुख उद्देश्य हथियारों के आपूर्तिकर्ताओं में विविधता लाना और आयात के स्थान पर घरेलू डिजाइन को तरजीह देने से है। नई रक्षा खरीद प्रक्रिया में स्वदेश में रक्षा निर्माण को बढ़ावा देने के साथ ही घरेलू रक्षा इकाइयों से तीनों सेनाओं के लिए रक्षा साजो सामान में खरीदारी को बढ़ावा दिया गया है। भारत तेजी से रक्षा साजो सामान के निर्माण के साथ ही स्टार्टअप को भी बढ़ावा दे रहा है और इसके साथ ही भारत 13,000 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर रक्षा निर्यात के क्षेत्र में तेजी से आगे की ओर बढ़ रहा है। सुधीर यादव, DD न्यूज, दिल्ली। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल VR चौधरी ने भारतीय वायुसेना के उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित किया। खिलाड़ियों को सम्मानित करने का ये कार्यक्रम दिल्ली में आयोजित हुआ। अमृतसर के गुरु नानक देव विश्वविद्यालय में काम के भविष्य, इंडस्ट्री 4.0, नवाचार और 21वीं सदी के कौशल विषय पर यूथ 20 की परामर्श बैठक चल रही है। बैठक से पहले DD न्यूज ने सत्र में हिस्सा लेने पहुंचे कुछ छात्रों से बात की। जैसे आपको पता है, हमारा जो मेन थीम है इस इवेंट का फ्यूचर ऑफ वर्क, और हमारा उद्देश्य सिर्फ यही है कि G20 इतना बड़ा इवेंट हो रहा है तो जो यूथ है, जो हमारा मेजर पॉपुलेशन है इंडिया का, उसका कंट्रीब्यूशन भी कुछ ना कुछ हो। और मतलब सिर्फ ये नहीं कि हमने बोल दिया यूथ है तो नाम रख दिया कि यूथ आएगा। यूथ लीडर्स, यूथ पार्टिसिपेंट्स, यूथ मिनिस्टर, सबका होना जरूरी है। कम से कम 20 पैनलिस्ट आएंगे और अपने एक्सपीरियंस, अपने आइडियाज यूनिवर्सिटी में शेयर करेंगे और ऐसे ही 14 और कंसल्टेशन टोटल इंडिया में होंगे। जैसा कि हमने देखा था, जो G20 Y20 का वसुधैव कुटुंबकम की जो नीति है उसको यहाँ आके हमने जिया है। जो यहाँ की नीति है कि फ्यूचर ऑफ वर्क विद इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड 4.0 स्किल्स, उसको हमने कई डेलीगेट से सीखा। चाहे जापान हो, चाहे आपके साथ साउथ कोरिया हो, चाहे अमेरिका ही क्यों ना हो, हमने उन तमाम डेलीगेट से ये सीखा कि कैसे हम सब मिलके, जो हमारा युवा है, जो हमारी युवा शक्ति है, वो कैसे, हम सबसे युवा देश है भारत, और हम लोग कैसे मिलके एक ऐसा देश बना सकते हैं, कैसे स्किल्स बढ़ा सकते हैं और कैसे इनोवेशंस को आगे बढ़ा सकते हैं ताकि एक ऐसा देश हम बनाएं, विश्व में एक ऐसे मिसाल बने। हमने बहुत सारे डेलीगेट्स जो US से आए हैं, UN से, जापान से मैम आई हैं, उनके साथ बातचीत करी है। और अभी हम पैनल में गए थे, उसमें क्वेश्चन आंसर्स राउंड और उनका डिस्कशन, जो कि हमारा Y20 का टॉपिक है इंडस्ट्री 4.0 और वर्क एंड यूथ इन 21st सेंचुरी स्किल्स, उसके बारे में डिस्कशन हुआ था और उसमें हमने बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स पूछे एंड इट वाज ग्रेट एक्सपीरियंस। बहुत अच्छा लगा सारे पैनलिस्ट से मिलके।
प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी ने संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी आबू धाबी की 2 दिवसीय यात्रा में संयुक्त अरब अमीरात मीडिया के विभिन्न हितधारकों से मुलाकात की। गौरव द्विवेदी ने अमीरात समाचार एजेंसी WAM के वरिष्ठ अधिकारियों और संपादकों के साथ एक बैठक में भाग लिया, जिसमें दोनों संगठनों के बीच सहयोग के लिए एक ठोस योजना बनाई गई। CEO ने अमीरात समाचार एजेंसी के महानिदेशक जलाल अल राइसी के साथ बैठक में सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए एक व्यापक योजना की आवश्यकता पर चर्चा की। बैठक में प्रशिक्षण और बुनियादी ढांचे को साझा करने के क्षेत्र में संयुक्त उत्पादन और आपसी सहयोग सहित व्यापक क्षेत्रों में सहयोग को तेज करने पर जोर दिया। CEO गौरव द्विवेदी ने आबू धाबी फिल्म आयोग का भी दौरा किया। सोमवार को संसद में जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने लोकसभा को सूचित किया कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम यानी NSTFDC ने 2021-2022 में 1.6 लाख से अधिक अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को आय सृजन गतिविधियों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की थी, जिनमें से 1,20,000 यानी तकरीबन 74% ST लाभार्थी महिलाएं थीं। केंद्र सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण एवं उनके सामाजिक उत्थान के लिए लगातार प्रयासरत है और इसी के तहत पूरे देश में विभिन्न योजनाओं के तहत इन्हें लाभ पहुंचाया जा रहा है। खासतौर पर अनुसूचित जनजाति, उनमें भी विशेषकर महिलाओं के लिए सृजित रोजगार के अवसरों की संख्या में लगातार इजाफा किया जा रहा है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम देश में अनुसूचित जनजातियों के आर्थिक उत्थान के लक्ष्य के लिए रियायती वित्तीय सहायता प्रदान करती है। ये योजनाएं सावधि ऋण, आदिवासी महिला सशक्तिकरण योजना, आदिवासी शिक्षा ऋण योजना, स्वयं सहायता समूहों के लिए माइक्रो क्रेडिट योजना को संचालित करती है। लोकसभा में पूछे गए सवाल के जवाब में जनजातीय मामलों की राज्य मंत्री रेणुका सिंह सरूता ने लोकसभा को सूचित किया कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम ने 2021-22 में अनुसूचित जनजाति के 1.6 लाख से ज्यादा लोगों को आय सृजन गतिविधियों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की थी, जिसमें छात्रों को दिए जाने वाला एजुकेशन लोन भी शामिल है। इन लाभार्थियों में से 1.2 लाख यानी 74.9% अनुसूचित जनजाति की महिलाएं थीं। प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन यानी PMJVM के तहत जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर लघु वन उपज यानी MFP की खरीद के लिए धन भी उपलब्ध कराया है। साथ ही ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी TRIFED ने 3,225 वन धन विकास केंद्रों को भी मंजूरी दी, जिससे 9 लाख से अधिक लोग लाभान्वित हुए। वन धन विकास केंद्रों का लक्ष्य जंगल की संपत्ति का उपयोग करके आदिवासियों के लिए रोजगार सृजन करना है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। आज विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस है। इस साल का विषय है स्वच्छ ऊर्जा की गति से उपभोक्ताओं को सशक्त बनाना। विषय के अनुरूप पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों जैसे जीवाश्म ईंधन की निर्भरता को कम करने के लिए प्रौद्योगिकी लगाने और स्वच्छ ऊर्जा समाधानों के लिए तेजी से परिवर्तन का अधिकार देने पर प्रमुखता से जोर दिया गया है, जो दीर्घकाल में स्थिरता, सुरक्षा, सामर्थ्य और उपभोक्ताओं तक पहुंच को बढ़ावा देगा। ई-कॉमर्स उपभोक्ताओं के लिए खरीदारी के सबसे पसंदीदा माध्यमों में से एक के रूप में लगातार उभरा है। इसलिए राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन को तकनीकी रूप से मजबूत किया जा रहा है। इसके साथ ही त्वरित उपभोक्ता शिकायत निवारण के लिए ई-दाखिल पोर्टल और उपभोक्ताओं को सशक्त बनाने के लिए मरम्मत का अधिकार पोर्टल बनाने की शुरुआत की है। मंडियों में प्याज की कीमतों में गिरावट की खबरों के बीच केंद्र सरकार ने अपनी खरीद एजेंसियों को तत्काल उपाय करने का निर्देश दिया है। इसे उपभोग केंद्रों को एक साथ भेजने और बिक्री करने का निर्देश दिया गया है। इसने भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ NAFED और भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ NCCF को किसानों से प्याज खरीदने का निर्देश दिया है। सरकार के पास बफर के रूप में प्याज की खरीद और भंडारण के लिए एक मूल्य स्थिरीकरण कोष प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड है, ताकि दूसरे मौसम के दौरान आपूर्ति श्रृंखला को सुचारू रखा जा सके और गिरती कीमतों की चुनौतियों से निपटा जा सके। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि NAFED ने अब तक करीब 900 रुपये प्रति 100 किलोग्राम से अधिक की दर से लगभग 8,042.01 मीट्रिक टन प्याज सीधे किसानों से खरीदा है।
जिसके बदले किसानों को 767.52 लाख रुपए का भुगतान किया गया है। अकेले महाराष्ट्र से नेफेड ने 7,949.25 मीट्रिक टन प्याज खरीदा है, जिसके लिए 759.16 लाख रुपए सीधे किसानों के खाते में डाले गए हैं। इसी तरह गुजरात में 92.77 मीट्रिक टन प्याज खरीदा गया है, जिसके लिए 8.36 लाख रुपए का भुगतान किसानों को किया गया है। नेफेड की इस पहल से अब तक 2,247 किसान लाभान्वित हुए हैं। नेफेड के अनुसार दिल्ली, कोलकाता, गुवाहाटी, भुवनेश्वर, बेंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद और कोच्चि, पटना और लखनऊ में स्टॉक की आवाजाही की व्यवस्था की है। नेफेड ने अब तक 40 से अधिक खरीद केंद्र खोले हैं, जहां किसान अपना स्टॉक बेच सकते हैं और अपना भुगतान ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हैं। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने तोशाखाना मामले में 18 मार्च को अदालत में पेश होने की बात कही है। इमरान के खिलाफ इस्लामाबाद की एक निचली अदालत ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया था, जिसके बाद जब पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने उनके लाहौर स्थित आवास पहुंची तो उनके समर्थकों ने उनकी गिरफ्तारी का विरोध करते हुए उनके निवास के बाहर जमकर प्रदर्शन किया, जहां पुलिस और इमरान खान के समर्थकों के बीच झड़प भी देखने को मिली। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। कब तक लंबी लाइनों में उम्र बिताइएगा? डिजिटल पेमेंट अपनाइए, चुटकी में हल पाइए। पुराने तरीके कब तक अपनाइएगा? डिजिटल पेमेंट बहुत आसान है, देखिए चुटकी में पेमेंट चुकाइए। बटुआ ढूंढ रहे हैं? डिजिटल पेमेंट अपनाइए, कभी भी कहीं भी और सुरक्षित। हमने तो इन्हें डिजिटल पेमेंट करना सिखा दिया है। आपने? आरबीआई कहता है कि डिजिटल पेमेंट अपनाओ, औरों को भी सिखाओ। पता है, लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कॉल सेंटर का स्टेडी जॉब क्यों छोड़ा? आई वांटेड मोर आउट ऑफ लाइफ। बस मैंने अपना स्टार्टअप शुरू किया। जानना चाहोगे कैसे? देन स्टार्ट अप योर ओन बिजनेस एज एन LIC एजेंट। यहाँ सब कुछ है, ग्रेट प्रोडक्ट्स, जीरो इन्वेस्टमेंट, लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन एंड अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज। तो क्या आप तैयार है LIC एजेंट बनो? अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। चीन कोरोना महामारी के बाद पहली बार विदेशी पर्यटकों को आज से वीजा जारी करना शुरू कर रहा है। 3 साल बाद प्रतिबंधों में ये बड़ी ढील वायरस पर जीत हासिल करने और जीरो कोविड नीति से पीछे हटने के बाद दी गई है। प्रतिबंधों के कारण चीन की अर्थव्यवस्था को काफी नुकसान हुआ है। क्रूज जहाजों के लिए हैनान द्वीप और शंघाई में वीजा फ्री एंट्री भी फिर से शुरू होगी। इसके अलावा 28 मार्च 2020 जब चीन की सीमा को बंद किया गया था, उससे पहले जारी किए गए सभी मान्य वीजा का उपयोग किया जा सकेगा। कोविड से निपटने के लिए लगाए गए प्रतिबंधों को हटाना महामारी के बाद चीन में सामान्य जीवन की बहाली की दिशा में एक बड़ा कदम है। फेसबुक की पेरेंट कंपनी मेटा ने इस साल और 10,000 कर्मचारियों की छंटनी की घोषणा की है। गहराती आर्थिक मंदी के बीच मेटा दूसरी बड़ी छंटनी की घोषणा करने वाली पहली बड़ी टेक कंपनी बन गई है। इस खबर के साथ मेटा के शेयरों में 6% का बड़ा उछाल देखा गया। इस तरह की छंटनियों को कंपनी की पुनर्गठन योजना का हिस्सा बताया जा रहा है। अफ्रीकी देश मलावी में तूफान फ्रेडी ने भारी तबाही मचाई है। मलावी की आपदा प्रबंधन एजेंसी ने कहा है कि तूफान में अब तक 190 लोगों की जान जा चुकी है। ब्लेंटायर का व्यवसायिक केंद्र सबसे ज्यादा प्रभावित जिला है। भीषण बाढ़ और बारिश, सड़कें और पुल बारिश के कारण ध्वस्त हो गए हैं, जिसके चलते राहत बचाव अभियान में बाधा आ रही है। अभी तूफान की वजह से हुई तबाही का पूरा अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, लेकिन 22,000 से ज्यादा लोग तूफान की वजह से फिलहाल बेघर हैं। भारत की मेजबानी में आज से नई दिल्ली में महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की शुरुआत हो रही है। 74 देशों के 350 से ज्यादा मुक्केबाज इस प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहे हैं। भारत की ओर से 12 महिला मुक्केबाज इस प्रतियोगिता में जोर आजमाइश करेंगी। इस आयोजन में कुल 20 करोड़ रुपए का प्राइज पूल होगा, जिसमें स्वर्ण पदक जीतने वाले मुक्केबाज को 10 करोड़ रुपए मिलेंगे। मैनचेस्टर सिटी के स्टार खिलाड़ी अर्लिंग हालांड ने आरबी लेipzig के खिलाफ न केवल शानदार खेल दिखाकर टीम को चैंपियंस लीग के क्वार्टर फाइनल में पहुंचाया, बल्कि खुद के लिए एक नया मुकाम भी हासिल किया। हालांड ने अंतिम 16 के दूसरे लेग के मुकाबले में 5 गोल किए।
अपने दमदार प्रदर्शन से मैनचेस्टर सिटी के लिए जीत के सबसे बड़े खिलाड़ी के रूप में अपनी पहचान बनाने वाले अर्लिंग हालांड का जबरदस्त खेल चैंपियंस लीग के अंतिम 16 के दूसरे लेग में दिखाई दिया। मुकाबला आरबी लेप्जिग के खिलाफ था, जहां जीत क्वार्टर फाइनल के लिए रास्ता खोल देती। ऐसे में जरूरत तो सिर्फ शानदार प्रदर्शन की थी, लेकिन हालांड ने अपने परफॉर्मेंस से मैनचेस्टर के लिए जीत को धमाकेदार बना दिया। अर्लिंग हालांड ने मैच में 5 गोल किए। हालांड ने पहले 3 गोल पहले हाफ में किए, जिसमें 1 गोल पेनल्टी के जरिए आया। इसके बाद इस खिलाड़ी ने दूसरे हाफ के 53वें और 57वें मिनट में 2 गोल और किए। हालांड चैंपियंस लीग के किसी एक मुकाबले में 5 गोल करने वाले सिर्फ तीसरे खिलाड़ी हैं। उनसे पहले साल 2014 में लुइस एड्रियानो और साल 2012 में लियोनेल मेसी ने ये कारनामा किया था। यही नहीं, इस सीजन में हालांड ने सभी तरह की प्रतियोगिता में 39 गोल किए हैं। इस सब के बीच में बड़ी बात यह है कि हालांड चैंपियंस लीग में सबसे तेजी से 30 गोल करने वाले सबसे युवा खिलाड़ी भी बन गए हैं। तो जाहिर तौर पर अर्लिंग हालांड का खेल जिस तरह का नजर आ रहा है, उससे मैनचेस्टर सिटी को उम्मीद यही रहेगी कि आगे आने वाली और भी प्रतियोगिताओं में हालांड उनके लिए जीत के नए अवतार के तौर पर सामने होंगे। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। आज के इस दौर में हर क्षेत्र में आज महिलाओं की सहभागिता सुनिश्चित हो चुकी है। यहाँ तक कि जिन कार्य क्षेत्रों को पुरुष प्रधान माना जाता था, अब उनमें भी ये शामिल हो गई हैं। आज भारत की नारी ट्रेन चलाने से लेकर प्लेन तक उड़ा रही हैं। तो चलिए आज हम आपको मिलवाते हैं महिला बाइक राइडर से। ये है जयपुर के विद्याधर नगर की रहने वाली बरखा, जो बाइक राइडर का काम कर रही हैं। पिछले कई महीनों से ये लोगों को गंतव्य स्थान तक छोड़ रही हैं। महिलाएं और लड़कियां इनके साथ बाइक पर सफर करके अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हैं। घर पर जो महिलाएं घर पर रह रही हैं, जिन्हें जो कई बार मतलब रोजगार की समस्याओं से परेशान रहती हैं, तो मैं चाहती हूं कि वो ओला उबेर का और या मार्केटिंग से भी संबंधित कोई काम करने में दिक्कत महसूस ना करें, अपने आप को आत्मनिर्भर बनाएं, धैर्य से काम करें। और आज जो मैं काम कर रही हूँ, उससे मेरा आत्मविश्वास रोज दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। लड़की के साथ में मैं ओला में गई तो मुझे कोई डर नहीं लगा और मैं खुशी से गई और उन्होंने सही बाइक चलाई। ये एक शुभ संकेत है उन महिलाओं के लिए जो लीग से हटकर कुछ करना चाहती हैं, और साथ ही साथ ये एक बानगी भी है महिलाओं के सशक्त होने की। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। दुनिया भर में विश्व ग्लूकोमा सप्ताह मनाया जा रहा है। काला मोतिया यानी ग्लूकोमा एक गंभीर नेत्र रोग है जिससे दृष्टिहीनता हो सकती है। आइए जानते हैं कि काला मोतिया क्या है और इसकी जल्द पहचान कैसे संभव है। विश्व भर में काला मोतिया जागरूकता सप्ताह मनाया जा रहा है। इसका उद्देश्य है कि ग्लूकोमा जैसी गंभीर रोग के विषय में लोगों को जानकारी हो और इस रोग को जल्दी पहचाना जा सके। आजकल विश्व ग्लूकोमा सप्ताह मनाया जा रहा है। आंख नॉर्मल होती है ग्लूकोमा में, केवल प्रेशर बढ़ता है और प्रेशर जो है वो नस को खराब करता है। इस वजह से जो ठीक ठाक खींची हुई फोटो है वो भी दिमाग तक, ब्रेन तक नहीं जा पाती और आदमी को नजर आना बंद हो जाता है। उम्र इसका सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है। इसके अलावा अगर किसी का हाई चश्मे का नंबर हो, बड़ा नंबर हो, माइनस या प्लस कोई भी, मधुमेह हो, किसी को पुरानी चोट लगी हो, कोई स्टीरॉयड का सेवन करता हो या कोई और लंबी बीमारी हो शरीर के अंदर, तो उन सबको जो है यह काला मोतिया होने के चांस ज़्यादा हो जाता है। लेकिन इसमें अनुवांशिकता का भी है रोल। अनुवांशिकता रोल बहुत ज़्यादा नहीं है, इसको बहुत ज़्यादा कई बार बढ़ा चढ़ा के बोला जाता है। अनुवांशिकता का रोल बहुत डेफिनेट है, लेकिन इतना ज़्यादा भी नहीं है कि इसको आदमी यही सोचे कि अगर किसी माँ बाप को है तो बच्चों को ज़रूर होगा, ऐसा नहीं है। ग्लूकोमा हमारे देश में दृष्टिहीनता का एक बड़ा कारण है। उम्र के साथ काला मोतिया होने की संभावना बढ़ती है। काला मोतिया से होने वाली दृष्टिहीनता को ठीक नहीं किया जा सकता। पहली बात यह है कि इसके लक्षण नहीं होते, तो इस वजह से पता नहीं लगता। दूसरा कारण यह है कि अगर इसका बहुत ही अच्छा इलाज संभव है, अगर समय पर रहते पता लग जाए तो आपको कोई नज़र का नुकसान नहीं होता। लेकिन अगर इसका इलाज समय पर नहीं करवाया जाए तो अंधता होना लगभग अनिवार्य ही है। इसी वजह से इसके बारे में जागरूकता बहुत ज़रूरी है, ताकि बार बार रेगुलर इसका चेकअप करवा सके। 40 साल की उम्र के बाद
हर 2 साल में एक बार और 50 साल की उम्र के बाद हर साल एक दफ़ा आँखों की जांच ज़रूर करवाएं। क्या पता ग्लूकोमा आपको भी हो। आवश्यक है कि काला मोतिया की जल्द पहचान हो और इसका सही इलाज मिल पाए, जिससे व्यक्ति की आंखों की रोशनी को बचाया जा सके। इसलिए आप भी अपनी आंखों की जांच करवाएं और काला मोतिया से होने वाली दृष्टिहीनता से बचाव करें। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। नमस्कार। G20 नए विचारों